तो आज शो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज अजीज, डिप्टी CEO अनाडाची वेल्थ। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बाजार की चाल के साथ शुरुआत करेंगे। मैं जानती हूं कि रोज़मर्रा बाजार की चाल पर आपके निवेश को लेकर फैसले नहीं लेने चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का डर है, उसको लेकर लोगों को, निवेशकों की हैंड होल्डिंग करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी काम बन जाता है इस तरह की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए। तो हम जानते हैं कि बाज़ार में हमेशा ट्रिगर्स के मुताबिक रिएक्शन होता है, बाज़ार सेंटिमेंट्स पर चलता है और ऐसे में जहां भी थोड़ा बहुत आपको डर दिखाई दे तो उस डर का अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कच्चा तेल और सोना हम देख रहे हैं कि तेज़ी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स जहाँ पर हमने कमज़ोरी देखी थी, अब एकाएक वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके एवज़ में, उसके बदले में हम इक्विटी बाज़ार देख रहे हैं तो वहाँ पर एक कमज़ोरी का माहौल हमें दिखाई दे रहा है, डर का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी अनिश्चितताएं जो हैं वो बनी हुई हैं। अब ऐसे में दो चीज़ें होती हैं फिरोज़। एक तो ये चीज़ है कि आप डर में गलत फैसला ना ले लें, और जब आप निवेश का कोई फैसला लें तो आपकी एसेट क्लास की चॉइस बहुत अलग होनी चाहिए, ख़ास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाज़ार में डर को भी खेलना पसंद करते हैं, वो फियर को भी प्ले करना चाहते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड काम होगा इन्वेस्टर्स का, लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो छोटी मध्यम अवधि में इस तरह के ट्रिगर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। बाजार की इस चाल को, इन तमाम ट्रिगर्स पे रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं, और जो बातें मैंने कही उन बातों के तर्ज पर हमारे दर्शकों को क्या समझाएंगे? कविता जी, जैसे आपने कहा कि डर तो लगता है। भले ही कितना भी हम ये आंकड़े देख लें, मैथ देख लें कि लंबी अवधि में ये उतार चढ़ाव से, उठापटक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उस दिन तो डर लगता है आपको कि अगर निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाती है। लास्ट फ्राइडे को, चार चार वर्किंग डेज के पहले, 26,200 थी, पीक पे थी, 52 वीक के हाई पे थी। आज उससे हजार हजार पॉइंट नीचे है। कुल मिला के 4% चले गए 4 दिनों में। तो कहना आसान है हमारे लिए कि जैसे एज एन एक्सपर्ट सेइंग दैट डरे ना, बट डर तो लगेगा। बट दूसरी एक चीज क्या है कि एक निवेशक को अपनी उम्मीदों को ठीक रखना चाहिए, बहुत अपनी एक्सपेक्टेशन को चेक करना चाहिए लाइफ में। ये हर हर पहलू में लाइफ के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रिलेशनशिप्स, ऑन मनी और इन्वेस्टमेंट। आपको एक्सपेक्टेशंस फेयर रखनी। अब आप देखें 4 जून 2024, जब इलेक्शन की काउंटिंग का डे था, मार्केट गिर गई थी 21,500 पे, 21,200 तक जाके वापस आई, 21,700 पे क्लोज हुई। अब 2-2.5 महीनों में अगर मार्केट बढ़ बढ़ा के 30% बढ़ जाती है और 26,200 पे पहुंच जाती है, तो जाहिर सी बात है, अगर 25% की रिटर्न आपको 3 महीने में आ जाए, तो आपको ये उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि उसमें से एक तिहाई, एक चौथाई जाएगा वापस। तो ये बहुत हेल्दी होता है। अगर हेल्दी नहीं हो, ये ऐसी करेक्शंस नहीं होंगी, तो फिर बबल होगा। और जब कुछ अनहोनी होगी तो 20-30% गिर जाएगी। तो ये 5-5%, 4-4% की करेक्शन जो है ना, वो एक इंसान को हेल्दी करती है। वैसे ही वजह से आपकी अगर सांस फूलती है ट्रेडमिल पे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सांस फूली है, बट आपका हार्ट का कैपेबिलिटी बढ़ रहा है। सो लाइक दैट दीज करेक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। एंड इसमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मार्केट का वर्ताव है, 10% की करेक्शन हर 8 महीने में एक बार तो देगी मार्केट, ये मान के चले। तो फिरोज, एक और चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि पैनिक निवेशकों के जहन में है, बाजार की प्राइसेस में नहीं है, वैल्यूएशन में नहीं है। वो अभी भी काफ़ी हद तक एलिवेटेड है बहुत सारे पॉकेट्स में। इसको हम कैसे समझें? देखिए, इन्वेस्टिंग क्या है कि बहुत जेनरिक म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड वाले को एम्प्लॉय किया, एक फंड मैनेजर के लिया, उसको 1.5-2% की फी दी। उसका काम ही यही है कि देखे कि भाई गिरावट में आपको संभालने की कोशिश करे। तो फंड मैनेजर, पंकज टिब्रीवाल जी एक फंड मैनेजर है, उनका मैं कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, और उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि फंड मैनेजर फंड को मैनेज करने के बदले रिस्क को मैनेज करे। और ये बिल्कुल, ये चीज मैं हमेशा से सोचता आ रहा था, आज पंकज जी को सुन रहा था कहीं, तो उन्होंने ये कहा। तो फंड मैनेजर एम्प्लॉय किया, तो उसका यही काम है कि भाई कौन सी कंपनी की महंगी दाम है उसको हट जाऊं, जो रीजनेबल प्राइस है उसमें जाऊं, जिसमें डिस्काउंट मिल रहा है वो खरीद के रखो अपने पोर्टफोलियो में। तो फंड मैनेजर को एम्प्लॉय किया है, तो अब उसका काम भी आप सोचेंगे, तो फिर पैसे फी क्यों दे रहे हैं उसको? अगर आपने कोई सीए रखा है, एक प्रोफेशनल रखा है, तो उसका काम उसको करने दीजिए, वरना फी दे के मतलब नहीं है। सो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इज ऑलरेडी बीइंग डेलीगेटेड टू फंड मैनेजर। डोंट बी वरिड अबाउट दैट। वैल्यूएशन उसका काम है,
आपको अपनी लंबी अवधि का डिसिप्लिन आपके हाथ में है, वही एक कमान है आपके हाथ में। वैल्यूएशन मार्केट पे है और उसकी मैनेजमेंट फंड मैनेजर पे है। आपके पास एक ही कमान है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास, जो है कि डिसिप्लिन और ना पैनिक करना, जज्बाती ना होना। यही आपका एक काम है इन्वेस्टिंग के 10-15 साल के रोल में। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आपने पैसे अपने दे रखे हैं फंड मैनेजर को, तो जितनी भी बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर टेंशन है उनको लेनी चाहिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में किसी को अगर मध्यम अवधि का कोई खेल करना हो या किसी भी तरह से पैसे लगाने हो बाजार में, तो फिलहाल मोमेंटम को देखते हुए आप कहाँ सलाह देंगे? देखिए, मेरे हिसाब से फिनेंशियल सर्विसेज करंट उसकी वैल्यूएशंस जो है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, जो 18% है निफ्टी का, वो उसकी वैल्यूएशंस मेरे लिए रीजनेबल लगती है। और बैंकिंग एज अ सेक्टर जो 18% वेटेज है, वो सबसे ज्यादा लार्ज कैप में ही हैवी है, क्योंकि बैंक छोटी छोटी बैंकें कम होती हैं। तो ये 18% का जो वेट है, वो अंडर वैल्यूड है रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सो उसमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं। तो उसमें जो रिस्क की, अगर आप आज जैसे दिन में, कविता जी जैसे आप कह रही हैं, रिस्क अगर आपके जहन में ज्यादा है, तो बैंकिंग एज अ सेक्टर इज समथिंग विच इज अट्रैक्टिव रिलेटिवली। पॉइंट वन। पॉइंट टू, मेरे हिसाब से देखिए, जो ये मैं कहता जा रहा हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन से चिंतित बहुत लोग साल भर से हैं, लास्ट सितंबर से लोग चिंतित हैं। बट आज भी अगर आप देखें, मार्केट निफ्टी गिरी है 2.13% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 गिरा है 2 के नीचे। वरना ऐसे दिनों पे हमेशा आपने देखा है कि स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज्यादा गिरता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो 15-20 साल से ऐसा नहीं हुआ, कि ऐसे बुरे दिनों में स्मॉल कैप और ज्यादा टूटता है, बट टूट नहीं रहा है क्योंकि लार्ज कैप खरीदने बेचने वाला आज एफआईआई था, और स्मॉल कैप में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर आपको डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे बुलिशनेस है और इंडिया के जो एसआईपी के पैसे आ रहे हैं उस पर बुलिशनेस है, तो ब्रॉडर मार्केट की और 4-5-6 महीने की बुलिशनेस मेरे हिसाब से बरकरार है। दैट वाज द साइन टुडे विच केम आउट। वरना ऐसे दिनों पे जब निफ्टी 500 पॉइंट टूटती थी, तो स्मॉल कैप 3-4% टूट सकता था, बट नहीं टूटा आज भी। चलिए, मेरे ख्याल से बाजार की चाल को लेकर जो बातचीत हमने की है उसमें से एक बात ये निकल कर आ रही है कि अगर आपने अपना एक इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखा हुआ है, तो इस तरह के ट्रिगर्स को अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो अपने निवेश में बने रहने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि पैसे निकालने के लिए। और फिलहाल अगर निवेश बढ़ाने की सोच रहे हैं, वो भी थोड़ा सतर्कता से बढ़ाने के बारे में सोचें। बहरहाल अब हम चर्चा के दूसरे पहलू पर आना चाहते हैं फिरोज़, जहाँ पर हम आपसे समझना चाहते हैं कि फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होती है। और फैक्टर इन्वेस्टिंग बाजार की मौजूदा चाल को ध्यान में रखते हुए आप कैसे समझाएंगे, उदाहरण देकर बताइएगा। बिल्कुल कविता जी, ये बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी है। म्यूचुअल फंड की जो दिशा है, आज अगर पैसिव का एक एक रुझान है, और पैसिव में निफ्टी और सेंसेक्स में 85% जो पैसा है पैसिव में, लाखों करोड़, वो निफ्टी और सेंसेक्स में है। अब निफ्टी और सेंसेक्स ही खरीदना था तो 250 फंड क्यों है पैसिव में? इंडिया में 232 फंड हैं पैसिव वाले। अब उसमें से ज्यादातर पैसे जो हैं वो निफ्टी सेंसेक्स में है, दोनों में। और वैरायटी के लिए तो बहुत है, बट उसमें पैसे है नहीं। तो और इनोवेशन चलती जा रही है, वो कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। पहले मैं आपको एक फैक्टर इन्वेस्टिंग को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। फैक्टर इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट जहां पे एक रूल बनाया जाए, एक बुनियाद बनाई जाए, उसके आधार पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन सिर्फ फॉर्मूला लेवल पे हो, एक फॉर्मूला इजाद किया जाए। वो फॉर्मूला इजाद करने के बाद फंड मैनेजर अपना दिमाग ना लगाए, और उसके हिसाब से जो भी स्टॉक चुने जाते हैं उसमें पैसा लगा दिया जाए पैसिवली। तो फैक्टर, जैसे नेम दर्शाता है, नाम दर्शाता है, एक फैक्टर को पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन एक फैक्टर है। अब अगर आपने एक फॉर्मूला लगाया कि भाई जो भी कंपनियां 500 कंपनियां एनएसई 500 से सबसे सस्ती 50 हो, फॉर एग्जांपल, वैल्यूएशन उनकी सबसे अच्छी हो, तो वो 50 को ले लें। और वैल्यूएशन कैसे नापी जाए उसका भी आप फॉर्मूला बना लें। और फॉर्मूला बनाने के बाद उसको टेस्ट कर लें कि यार 25 साल से अगर ये फॉर्मूला के आधार पर इन्वेस्ट करता तो कैसे पैसे बनते, नुकसान होता है या फायदा होता। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग इज अ फॉर्मूला और बेस्ड ऑन वन फैक्टर विच कैन बी बैक टेस्टेड। वंस द फॉर्मूला इज इन प्लेस, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाती है। उसको कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। ये बहुत अच्छी टेक्निक है डेफिनेटली। तो वैल्यू की, अगर आपको लगता है कि बहुत मार्केट तेज चली गई है, तो वैल्यू वाले स्टॉक्स को लेना है, तो वैल्यू वाला फैक्टर आप को बुनियाद मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट और तेज चलने वाली है,
तो मोमेंटम एक दूसरा फैक्टर होता है। मोमेंटम मतलब जो कंपनियां अच्छी चली हैं 3 से 6 महीने, वो और चलेंगी। तो मोमेंटम के आधार पे जो भी स्टॉक्स चूज होते हैं, इंसान का दिमाग लगे बगैर फॉर्मूला के आधार पे, तो उसको हो गया फैक्टर मोमेंटम का। ऐसे कई सारे फैक्टर्स इजाद किए जा सकते हैं, उसको टेस्ट किया जा सकता है, उसका एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है, उसके बाद फंड मैनेजर हट जाए और फॉर्मूला उस फंड को चलाए, उसको कहते हैं फैक्टर इन्वेस्ट। तो अब लेकिन जो आपने अभी परिभाषा बताई है फिरोज़, क्या हर तरह के निवेशक इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपना सकते हैं? कई तरह के निवेशक बहुत अलग-अलग तरह के बाज़ार की स्ट्रैटेजीज़ को अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं, उस पर उसके तहत निवेश भी करते हैं। जब हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें जोखिम को देखते हुए किस तरह के निवेशकों को आप सलाह देंगे? कविता जी देखिए, फैक्टर इन्वेस्टिंग इतना वाइड है ना कि मैं उसको जेनरिक नहीं कर सकता। तो मैं 2-3 फैक्टर्स बोल सकता हूं ओके। जिनकी एवरग्रीन, ऐसे 2-3 फैक्टर्स बताता हूं। थोड़े होते हैं जहां ग्रीन होते हैं फिर वापस मौसम बदल जाता है, तो वैसे वाले में ना जाएं। तो एवरग्रीन मैं मानूंगा क्वालिटी। क्वालिटी अगर एक फैक्टर मानी जाए तो वो एक एवरग्रीन, अच्छी क्वालिटी के बिजनेसेस, प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को खरीदना, एक मेरे हिसाब से ये 5 साल भी चलेगा, 10 साल भी यही फॉर्मूला चल सकता है। दूसरा, लो वॉलेटिलिटी। अगर आप लोअर रिस्क लेने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी सा एक पैसा इक्विटी में, तो एक फैक्टर ले लें, लो वॉलेटिलिटी एक फैक्टर है, तो मतलब उसमें रिस्क कम होगा। तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर इन्वेस्टिंग के हैं, बट ये एवरग्रीन रहने की संभावना इनकी ज्यादा है। अब अगर आप मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम वाला फैक्टर अगर आप खरीद रहे हैं तो ये भी तैयार रहें कि साल भर बाद आपको मोमेंटम वाला फैक्टर चलेगा नहीं, तो बेचने के लिए भी तैयार रहें। सो फैक्टर वैसे चुने टू स्टार्ट विथ जो एवरग्रीन रहने की संभावना ज्यादा हो। मैं गलत भी हो सकता हूं, संभावना पे ही पूरी कायनात टिकी हुई है। चलिए, ये आपने सही कहा। अच्छा, ये जो फैक्टर्स के अलग-अलग पड़ाव आपने बताए हैं, जो इसके अंडर आते हैं, इसका कोई मापदंड या किसी भी तरह का इतिहास अगर हमें बैक ट्रैक जाकर देखना हो, क्रॉस चेक करना हो कि ये फैक्टर इन्वेस्टिंग कितना उम्दा काम कर चुकी है, ग्लोबली या भारत में कितना इसका चलन होता है? हम जानते हैं बहुत सारी एएमसीज़ ने यहाँ पे डेडिकेटेड फंड्स भी लॉन्च किए हैं इसको लेकर। कुछ बताइएगा ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से अब तक कितना काम आ पाया है फैक्टर इन्वेस्टिंग? फैक्टर इन्वेस्टिंग काफी काम आया है, और फैक्टर इन्वेस्टिंग में बड़े अलग अलग आउटपुट आए हैं। आप देखिए, मल्टी कैप फंड से कंपेयर कर सकते हैं कि मल्टी कैप में बहुत सारे स्मॉल भी होते हैं, मध्यम वर्ग की कंपनियां भी होती हैं, बड़ी कंपनियां भी होती हैं। अगर मल्टी कैप से तुलना करूं कि बेस्ट फंड कौन सा था लास्ट 1 ईयर में, मल्टी कैप का 54% का था, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा 87% का था। मतलब बेस्ट भी बेटर था। और वर्स्ट मल्टी कैप स्कीम एक साल की रिटर्न है 37.71 की, और वर्स्ट फैक्टर इन्वेस्टिंग 25% की। तो अगर आप फैक्टर इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं और सही चले गए तो 87 भी बन गया लास्ट 1 ईयर, और गलत चले गए तो वर्स्ट वाले में 25 बना, मल्टी कैप से काफी कम बना। दोनों इस सिचुएशन में रिटर्न भी ज्यादा बनी, बट अगर मल्टी कैप लेते तो रिस्क कम होती। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग में थोड़ा ज्यादा बारीकी से चुनने का ये एक तात्पर्य निकलता है इस डेटा से। ऑफ कोर्स 1 ईयर का डेटा में से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है। 87 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। और राइट फिरोज़, यहाँ पर कई सारे ऐसे पहलू हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग के जो मेरे ख्याल से हम इस सीमित समय में शायद पूरे नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने शिरकत की शो पर, और आज बाज़ार की जिस तरह की चाल रही है और फैक्टर इन्वेस्टिंग को लेकर तमाम बारीकियाँ दर्शकों को समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।